लेक्चर में हम आपको एक छोटा ट्रिक और बताते हैं कि यौगिकों का नामकरण। अब चूंकि यौगिक में कई प्रकार के होते हैं तो आप यहाँ लिख लीजिए दो तत्वों से बने यौगिकों का नामकरण। यौगिक में आपका अम्ल भी आ जाता है, यौगिक में आपका क्षार भी आ जाता है, यौगिक में आपके लवण भी आ जाते हैं। तो यहाँ स्पेशली हम केवल दो तत्वों से बने यौगिकों की चर्चा करेंगे और आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा मेथड बताएंगे जिससे आप यौगिक को केवल देखकर ही उसका नाम बता सकते हो। जैसे पिछले लेक्चर में हमने एक ट्रिक बताया था कि यौगिकों का अणसूत्र लिखना। यौगिकों का अणसूत्र लिखने के लिए हमने कहा था आप दोनों तत्वों का संकेत लिखिए और उनके ऊपर उनकी संयोजकताएं लिखिए, फिर तिरछा गुणा कर दीजिए, सीधे आपको अणसूत्र मिल जाएगा। बिल्कुल छोटा सा ट्रिक था और इससे आप काफी कुछ सीख भी गए होंगे कि अगर दो यौगिकों का, दो तत्वों का आपको या दो तत्वों से बने किसी यौगिक का अणसूत्र लिखना है तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीका है कि दोनों तत्वों का आप संकेत लिखिए, उनकी बैलेंसिंग ऊपर लिखिए और तिरछा गुणा कर दीजिए, आपको अणसूत्र मिल जाएगा। आज हम इसी का उल्टा करेंगे कि अगर आपको अणसूत्र दिया है तो आप उसका नामकरण कैसे करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ दो तत्वों से बने यौगिकों का नामकरण। तो चलिए जैसे हम एक यौगिक ले लेते हैं Na3P। देखिए इसमें दो तत्व हैं सोडियम और फास्फोरस। तो इसका नामकरण करना हो तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे थोड़ा पहले इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए कि जो आगे की तरफ होता है वो हमेशा दाता होता है और जो पीछे होता है वो हमेशा ग्राही होता है। दाता किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करते हैं वो दाता कहलाते हैं और ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करते हैं वो ग्राही कहलाते हैं। तो चाहे ऐसे समझ लीजिए कि आगे वाला दाता पीछे वाला ग्राही, या ये मान लीजिए कि ये पहले समूह का तत्व है, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। ऐसे समूह के तत्व हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण ये दाता का कार्य करता है। और जो इसके पीछे होते हैं चौथा समूह, पांचवा, छठवां, सातवां, इन सबके समूहों के जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। और इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये रासायनिक अभिक्रियाओं में हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करते हैं या इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। पहचानने के दो तरीके हैं, चाहे आगे की तरफ हमेशा दाता या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और पीछे की तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव या ग्राही। तो नामकरण कैसे करेंगे। नामकरण करने का तरीका ये है कि हम देखिए दो पॉइंट है, दो नोट है। नोट नंबर 1 कि दाता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। दाता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जैसे वैसे लिख लीजिए। ये सोडियम है तो इसको हम सोडियम लिख लेंगे, जो नाम है वही लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि ग्राही के नाम में अनुलग्न आइड शब्द जोड़ दिया जाता है। बस ये दो पॉइंट याद रखिए। कभी भी आपको दो यौगिकों का
या दो तत्वों से बने यौगिकों का नामकरण करना होगा तो आप तुरंत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि जो दाता होगा दाता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, और जो ग्राही होगा उसके नाम में अन माने पीछे लग माने लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? आईडीई, आइड शब्द जोड़ दिया जाता है। तो चलिए अब इसका नामकरण हम कर देते हैं। ये हो गया सोडियम, दाता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे सोडियम लिखेंगे और फास्फोरस में आईडीई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फास्फाइड, फास्फाइड। ये हो गया सोडियम फास्फाइड। चलिए और एग्जांपल देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखेंगे तो कभी भी किसी यौगिक का नामकरण आपसे गलत नहीं होगा। चलिए और एग्जांपल हम आपको करा दें। जैसे ये यौगिक है, हमें इसका नाम नहीं पता है, तो ये क्या है? दाता है, ये क्या है? ग्राही है। कैसे पता? मैं 2 तरीका आपको बताया था, आगे की तरफ दाता, पीछे की तरफ ग्राही। या ये दूसरे समूह का है तो ये दाता हो गया, ये पहले समूह का है, इसको कहा जाता है अमारतत्व, अमारतत्व, वॉन्डरिंग एलिमेंट, वॉन्डरिंग एलिमेंट, वॉन्डरिंग एलिमेंट अमारतत्व, क्योंकि ये पहले समूह में भी है और 7वें समूह में है। इसके कुछ गुण जो है क्षार धातुओं से मैच करते हैं और कुछ गुण इसके क्षार धातुओं से मिलते हैं और कुछ गुण इसके अधातुओं से मिलते हैं। इसीलिए ये दोनों तरह व्यवहार करता है, कहीं कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह और कहीं कहीं इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरह। तो ये जो है दोनों है, यानी पहले समूह में भी है और 7वें समूह में भी है। क्यों है? क्योंकि इसके कुछ गुण क्षार धातुओं से मिलते हैं और कुछ गुण अधातुओं से मिलते हैं। चलिए देखिए, तो इसका नाम देखिए, हमने कहा दाता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसका नाम जैसे उसे लिख लीजिए, स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंसियम हो गया, और इसमें आईडी जोड़ देंगे, हाइड्राइड, हाइड्राइड, स्ट्रोंसियम हाइड्राइड। चलिए और एग्जांपल बताते हैं आपको। जैसे NaCl, तो ये देखिए दाता, ये ग्राही, तो दाता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हो जाएगा सोडियम, सोडियम क्लोराइड, आईडीई जोड़ देंगे। ऐसे CaO, ये हो गया दाता, ये हो गया ग्राही, दाता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कैल्शियम, और ऑक्सीजन है, इसमें आईडीई जोड़ देंगे, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। MgO, ये आपका दाता है, ये आपका ग्राही है, तो दाता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसका नाम हो गया मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो देखिए इस तरह से आप चाहे जितने यौगिक आपको दे दिया जाए, ध्यान रखिएगा, लेकिन 2 तत्व से बना होना चाहिए। अगर उसमें 3 तत्व आ गए, यानी कि वो अम्ल या क्षार या लवण, इन तीनों में से कोई है, तो इस नियम का पालन नहीं करेगा। इस नियम का पालन तभी होगा जब उसमें केवल 2 तत्व हों और दोनों क्या हों? अलग अलग हों। अगर सेम हो गए तो भी इस नियम का पालन नहीं करेंगे। दोनों तत्व क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। चलिए इसका हम आपको एक्सरसाइज देते हैं, इसकी एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे तो अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्टनेस आपके दिमाग में आएगा, उतनी ज़्यादा तीव्रता आपके दिमाग में आएगी। चलिए एग्जाम्पल
यहाँ पर क्या एक्सरसाइज है, इन सब का नामकरण करना है आपको। ये सब एक्सरसाइज आप लोग करिएगा, इस सब पर नाम लिखना है। ये काफी एक्सरसाइज मैंने दे दिया है। एक्टिव एक्सरसाइज ये सब आप लोग कर लीजिएगा, तो आप लोग कभी भी दो तत्वों से बने यौगिकों का नाम नहीं भूलेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा दो पॉइंट, उन्हीं 2 पॉइंट की सहायता से आप जितने भी यौगिक आपको दिए जाएंगे भिन्न भिन्न तत्व याद रखिएगा, सेम हो जाएंगे तो भी इनका पालन नहीं होगा। और अगर ये अम्ल क्षार या लवण हो गया तो भी इस नियम का पालन नहीं होगा। सबका नियम अलग अलग है। अभी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे अम्लों का नामकरण कैसे किया जाता है, उसका भी एक ट्रिक है। क्षारों का नामकरण, लवणों का नामकरण, सारा हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। कभी भी किसी भी यौगिक का, चाहे वो अम्ल हो, क्षार हो, लवण हो या 2 तत्वों से बना हो, किसी भी यौगिक का नामकरण आपको करना होगा तो आप मिनटों में, चुटकियों में कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमारा तैयार हो गया। तो ट्रिक के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में हम आपको एक नया ट्रिक बताएंगे। तब तक के लिए इसको आप कर लीजिएगा और आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।